हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। और सॉल्यूशन क्या आया था हमारा, सॉल्यूशन हमारा आ गया था जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स। ठीक है, कितना आया था, जे एन एक्स कितना आया था, समेशन आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो से इनफाइनाइट -1 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस आर एक्स बाई 2 की पावर एन प्लस 2 आर। ये तो किस पर मिला था मुझे, जब m इज इक्वल्स टू एन है, मतलब n पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जे माइनस एक्स हम लोग क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, समीशन आर इज इक्वल्स टू जीरो से इनफाइनाइट -1 की पावर आर फैक्टोरियल माइनस एन प्लस आर और एक्स बाई 2 की पावर माइनस एन प्लस 2 आर। दिस इज फॉर m इज इक्वल्स टू माइनस एन, यानी कि जब n नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, इतना काम हम लोग कर चुके हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं, पेपर में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको लाइटली मत लेना, पूरे को अपने हाथ से पूरा प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जे एन एक्स, यानी कि बेसल पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन। ये हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, शुरू कर रहे हैं आज इसको। तो पिछली बार मैंने बताया था आपको, जब लेजेंडरी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, तो मैंने आपसे कहा था जनरेटिंग फंक्शन या उद्भव फलन क्या होता है, कि अगर किसी फंक्शन के, ठीक है, मतलब कोई भी जनरेटिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके एक्सपेंशन में टी की पावर एन का गुणांक किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, जी एन एक्स को। तो वो जी एन एक्स का जनरेटिंग फंक्शन हो गया। पिछली बार हमने पी एन एक्स का निकाला था, तो हमने देखा था एक पर्टिकुलर फंक्शन हम लेकर चले थे, उसको हमने क्या किया था, एक्सपेंड किया था, फिर उसमें कहीं टी की पावर एन आया था, और टी की पावर एन के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करके फिर हमने कहा था कि वो जो टी की पावर एन के कोफिशिएंट्स हैं वो किसको डिनोट कर रहे थे, पी एन एक्स को। तो वो पी एन एक्स का जनरेटिंग फंक्शन था। अब किसका निकालना है, जी एन एक्स। तो अभी भी कोई ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन हम लेकर चलेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, उसमें कहीं टी की पावर एन आएगा, फिर उसका कोफिशिएंट किसको बताएगा, जे एन एक्स को। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, जनरेटिंग फंक्शन phi xt is said to be generating function if in expansion of phi xt coefficient of t raised to power n represents the basal polynomial jnx। समझ में आ गई। तो कोई भी फंक्शन फाई एक्स टी सेट टू बी जनरेटिंग फंक्शन, वो एक उद्भव फलन कहलाएगा यदि उस फंक्शन के विस्तार में टी की पावर एन का गुणांक किसको प्रदर्शित करे, बेसल पॉलिनोमियल यानी कि जे एन एक्स को। समझ में आ गई बात आपको। तो इसमें जो फाई एक्स टी है वो क्या इक्वेशन को फॉलो, वहाँ भी लिखी थी हमने, है ना, क्या लिखा था, एन इज इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट पी एन एक्स टी की पावर एन। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ चेंज होगी, वो है एन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू, क्योंकि हमने सॉल्यूशन दो के लिए निकाला है, एम बराबर प्लस एन के लिए और माइनस एन के लिए, तो लिमिट भी जीरो से इन्फिनिटी नहीं हो सकती, लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि इसमें एम के दो मान है, सॉल्यूशन दो पे निकला है। समझ में आ गई। तो हम नेगेटिव इंटीजर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, वहाँ हमने सारे पॉजिटिव लिए थे जीरो से इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर्स को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन एम इज इक्वल्स टू माइनस एन, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी मिला है। समझ में आ गई। इसलिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी एन एक्स टी की पावर। ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन यही तो बता रही है जो मैंने पिछली 3 लाइनों में कहा है कि नहीं, यही तो कह रही है ये, कि फाई एक्स टी के एक्सपेंशन में जो टी की पावर एन का कोफिशिएंट है वो किसको बताएगा, जे एन एक्स को। वही जनरेटिंग फंक्शन है। समझ में आ गई। ठीक है, तो ये कैलकुलेटेड है फाई एक्स टी, ये पहले से चेक किया हुआ है, मतलब ये फंक्शन। यहाँ देखिए आप, क्या होगा, एक्स बाई टू 1/t, टी माइनस 1/t, ये क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन है किसका, जी एन एक्स का। पिछली बार जब हमने पी एन एक्स का पढ़ा था तो वहाँ पे फाई एक्स टी क्या आया था, वहाँ आया था 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -12 आया था कि नहीं आया था। फिर इसको एक्सपेंड किया था, कोफिशिएंट्स इकट्ठे किए थे, और वो सब फिर कोफिशिएंट्स किसको बता रहे थे, पी एन एक्स को बता रहे थे। ठीक है, अब की बार ये जो फाई एक्स टी होगा वो कितना होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर x/2 t -
माइनस 1/t। ऐसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इससे बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, और कभी कभी जल्दी जल्दी में लिखने के चक्कर में, अभी तो जैसे मैंने प्रॉपर ऊपर दिखाया है, कई बार वो क्या लिखते लिखते साइड में ही आ जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि वो पावर में है यहाँ पे, इसलिए सीधा ऐसे ही लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सपोनेंशियल EXP का मतलब है कि ये सारी टर्म जो बड़े ब्रैकेट में, ये इसके ऊपर है पावर में। अगर आप EXP लिख रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो फिर ऊपर दिखाओ, ठीक है। तो बड़े एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम हो जाती है जल्दी जल्दी में, इसलिए आप ऐसे लिखो तो अच्छा है, लेकिन मतलब समझो कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसके पावर पे है। समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर उसमें t की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढेंगे, और फिर हम पूरा प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए, नंबर डाल देती हूँ मैं, इसको डाल दो आप 1 और इसको डाल दो 2। सिंस e की पावर z का एक्सपेंशन क्या होता है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन तभी कर पाओगे जब पता हो कि e की पावर z का कितना होता है। e की पावर z कह लो या x कह लो, x यहाँ पे आ गया इसलिए नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा 1 प्लस z² बाय फैक्टोरियल 2 प्लस z³ बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, z की पावर n डैश अपॉन फैक्टोरियल n डैश, ठीक है भाई। ये वाली बात सही है या नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाओ आप, ये कैसे आया, nth टर्म कैसे आई, क्योंकि देखो ना यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 0 है और z की पावर 0 है, फिर यहाँ पे z की पावर 1 हो गई, और नीचे कितना है फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो ऐसी तो चल रही है, z की पावर 0, z की पावर 1 2 3 आगे जाकर n डैश, फिर 0 1 2 3 लेकर के n डैश। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब n डैश क्यों लिया है, n क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न भी समझ में आ जाएगा आगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है भाई। चलो अब e की पावर z का एक्सपेंशन ये है, सही बात है ये। तो e की पावर x/2 t माइनस 1/t को कैसे लिख सकती हूँ मैं, ये z जो है इसकी जगह पर ये ब्रैकेट है, यही तो फ़र्क है। या तो आप इसको z कह लो, मतलब e की पावर z मतलब ये पावर यही तो है, तो यही तो z है, यही तो z है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस पूरी सीरीज़ को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, n डैश इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट z की पावर n डैश अपॉन फैक्टोरियल n डैश, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, लिख सकती हूँ ना, इस पूरी सीरीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे कि एक्सपोनेंशियल किसकी, x/2 t माइनस 1/t, ठीक है, ठीक है भाई। इसका एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं हम, समेशन n डैश इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट, बस अब z की जगह पर ये रख दो, यहाँ पे ये वाली चीज़ z की जगह पर रख दो, यानी कि क्या आएगा x/2, ठीक है, और t माइनस 1/t है ना, इसके पूरे की पावर n डैश, और नीचे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n डैश, यही तो बात है सीधी सीधी सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से खोल के लिख दो आप, ताकि दिखने में अच्छा लगे। पावर n डैश अलग कर ली इसकी, और इसकी अलग क्यों करी उसका रीज़न अभी बता दूंगी, क्योंकि अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया, एक्सपेंशन अभी इसका भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनका तो कोई एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अलग किया है उसमें से ये वाला पार्ट। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो अब एक्सपेंशन करेंगे किसका, t माइनस 1/t की पावर n डैश का, समझ में आ गई। तो मैं इसको यहाँ पे नंबर डाल के छोड़ देती हूँ, फिर हम इसको एक्सपेंड करके यहाँ रख देंगे, फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम को, ठीक है। सिंस किसका एक्सपेंशन, t माइनस 1/t की पावर n डैश का, ठीक है। करो एक्सपेंशन करो, क्या करोगे बाइनोमियल थ्योरम से, n डैश c0, ठीक है, ऐसे तो लिखते हो, सबसे पहली टर्म यही तो आती है, फिर क्या होगा, इस t की तो घटती हुई पावर आएंगी और इसकी बढ़ती हुई, तो t की पावर पहले n डैश और माइनस 1/t की पावर 0, ऐसे खोलोगे, फिर क्या लिखोगे n डैश c1 t की पावर n डैश माइनस 1 और माइनस 1/t की पावर 1, सही बात है। फिर डैश डैश डैश, आगे और भी टर्म आ जाएंगी, बात सही है कि नहीं है, ठीक है। अब समेशन में कैसे लिखोगे इस सीरीज़ को, ठीक है, एक टर्म और लिख दूँ, चलो एक और लिख देते हैं, n डैश c2 है ना,
टी डैश की पावर एन डैश माइनस 2 और -1 अपॉन टी की पावर 2 प्लस डैश डैश डैश। सही है। अब आप आराम से निकाल सकते हो कि एनवी टर्म क्या होगी, है निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? चलो अभी निकाल लेते हैं। एन डैश सी आर, क्योंकि जो बाइनोमियल थ्योरम से सीरीज मिलती है वो कैसी मिलेगी आपको? मैंने एन नहीं लिया क्योंकि एन लेने से कन्फ्यूज़न होता, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो इसके बीच में कोई आरथ टर्म है और वो क्या है? एन डैश सी आर टी की पावर एन डैश माइनस आर -1 अपॉन टी की पावर आर प्लस डैश डैश डैश। ये बात समझ में आ गई? बाइनोमियल सीरीज से जो सीरीज मिलती है वो बड़ी होती है, इसलिए मैंने उसके बीच में कोई टर्म है आरथ टर्म, उसको ले लिया। तो समीशन में कैसे लिखूंगी मैं इसको? टी -1 अपॉन टी एन डैश इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। एन डैश सी आर टी की पावर एन डैश माइनस आर और -1 अपॉन टी की पावर आर। ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है। सिंपली मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन है, ये सी का मतलब कॉम्बिनेशन से है, जिसको आप हिंदी में क्रमचय बोलते हो, ठीक है। तो एन डैश सी 0, ठीक है, टी की पावर एन डैश -1 अपॉन टी की पावर 0, फिर ऐसे इसकी तो घटती हुई लेंगे आगे और इसकी बढ़ती हुई लेंगे आप आगे। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। कॉम्बिनेशन को क्रमचय बोलते हैं या संचय बोलते हैं, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है ना। क्रमचय ही बोलते हैं शायद, हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा हो रहा है। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन दो पढ़े होंगे आपने। परम्यूटेशन को पी से शो करते हैं, उसका फॉर्मूला अलग होता है। कॉम्बिनेशन को सी से शो करते हैं, उसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो इसको देख लेना आप, क्रमचय बोलते हैं संचय बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसको खोलो, इस वाले कॉम्बिनेशन को तो फॉर्मूले से हमने पहले भी खोला है, तो कैसे लिखोगे आप इसको? समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट। कैसे खोलोगे? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो उसका फैक्टोरियल। ऐसे तो करोगे, बाकी ऐसे का ऐसा आ जाएगा -1 अपॉन टी की पावर आर। सही बात है ये। अब एक काम और कर लो आप, वो और भी अच्छा हो जाएगा, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो। -1 की पावर आर लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ ना, -1 की पावर आर फैक्टोरियल एन डैश फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन डैश माइनस आर। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं टी की पावर आर को ऊपर लेके जा सकूँ इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे कितनी है टी की पावर आर, यहाँ आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? टी की पावर एन डैश -2 आर हो जाएगा ना, ऊपर ले गए उसको, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? टी -1 अपॉन टी की पावर एन डैश, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 4। अब मैं इस 4 को उठाकर 3 में रख सकती हूँ, यहाँ रख सकती हूँ इस वैल्यू को। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एक्सपोनेंशियल ऑफ x/2 t -1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू समेशन एन डैश इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। फिर एक समीशन ये है, दो हो जाएंगे अब समीशन, क्योंकि आप इसकी वैल्यू भी तो उठाकर यहाँ रखोगे तो ये समीशन भी आएगा। तो दूसरा भी लिख रही हूँ, r इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। क्या आएगा फिर? -1 की पावर r, इसको अलग रखो अभी, ठीक है। फिर x/2 की पावर n डैश, ठीक है। फिर ये वैल्यू रखो फैक्टोरियल n डैश, नीचे क्या क्या आएगा? फैक्टोरियल n डैश पहले से है, ये फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n डैश माइनस आर और t की पावर n डैश -2r। यहाँ तक कोई डाउट किसी को है भाई? कोई डाउट किसी को? होना नहीं चाहिए, सिंपल ही चल रहा है। फैक्टोरियल n डैश से फैक्टोरियल n डैश कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? x/2, ठीक है, समेशन n डैश इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट r इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर r x/2 की पावर n डैश फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n डैश माइनस r t की पावर n डैश -2r, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखो आप, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, इससे मैच कर रहा है, ये देखो इससे JNX से। अभी कंप्लीटली नहीं कर रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा उस जैसा दिख रहा है। देखो -1 की पावर r यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। x/2 की पावर n है, n+2r है, बना लेंगे उसको तो अपन, ठीक है। फिर n डैश नीचे फैक्टोरियल आ रहा है, इसमें भी है और इसमें n डैश है, तो इसी के लिए हमने n डैश लिया था। अब n डैश को रिप्लेस करेंगे n से, ठीक है। क्या पुट करोगे आप? पुट n डैश इज इक्वल्स टू n+2r,
ठीक है। पुट करते ही आपके पास समेशन की लिमिट हो जाएगी -∞ से +∞। पता लगाना क्यों, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि एन डैश की जगह पर मैं क्या रखूँगी, n+2r, ठीक है। तो लिमिट एन डैश की नहीं, सॉरी एन की आएगी, लेकिन -∞ to +∞, ठीक है। अंदर क्या आएगा, r बराबर 0 से इन्फिनिटी, -1 की पावर r, x/2 की पावर कितना n, एक मिनट, एन डैश होगा नहीं, इसकी जगह पर क्या लिखोगे n+2r, नीचे क्या लिखोगे फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल, यहाँ क्या लिखोगे n+2r लिखोगे तो r घट जाएगा तो n+r बचेगा, और t की पावर क्या बचेगा एन डैश प्लस n+2r लिखोगे ना, 2r से 2r कट जाएगा, ये t की पावर n, यही तो मुझे चाहिए थी। ये मैं इतना ताम झाम तब से क्यों कर रही हूँ, t की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए ना मुझे, इसलिए कर रही हूँ। समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अब मैं बता देती हूँ, एन डैश आप जैसे 0 रखोगे, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी -2r, मतलब लिमिट्स नेगेटिव इंटीजर में जा रही है, ठीक है। और n बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी +∞, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई -∞ to +∞, मतलब नेगेटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए -∞ to +∞। समझ में आ गई बात आपको, ये किसको बता रहा है, अब तो ये कंप्लीटली मैच कर रहा है इसके साथ, देख लो पूरा मिला लो, यही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो t की पावर n का कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, jnx को, इसलिए जो हम लेकर के चले थे ये किसको बता रहा है, जनरेटिंग फंक्शन को। समझ में आ गई, तो आप क्या कहोगे, दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दी, नंबर डालो इसको 5, इक्वेशन 5 इज इक्विवेलेंट टू दी इक्वेशन 1, देयरफॉर 5xt is equals to exponential of x/2 t minus 1/t is generating function of jnx, proved। समझ में आ गई बात, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन है, पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, या तो सॉल्यूशन आएगा बेसल का या जनरेटिंग फंक्शन आएगा, ठीक है। तो अथवा में क्वेश्चन आएगा pnx और jnx का, या हो सकता है वो लागेर के इनके साथ मिक्स कर दे, ठीक है। पर पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बता सकती हूँ जिन पे आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो कल हम शुरू करेंगे रिकरेंस रिलेशन ऑफ jnx, ओके, थैंक यू।